प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। हम लोग निश्चलिज्म की बात करते हैं, निश्चलता का पसारा। तो निश्चलता का पसारा का मतलब क्या है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम मेनली निश्चलता का पसारा कैसे होगा, वो तो रहा ही है, पर कैसे होगा और उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे ये समझना है। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, वो ये है क्या कि सच और झूठ, सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स डिजिटल है, इसमें कोई एनालॉग नहीं है। तो हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है, ट्रूथ है, उसकी बातों में वो ट्रू है, आप ट्रू टू दी वर्ड्स है, या वो झूठ बोल रहा है, या ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट, या क्या मतलब सामने वाले को समझना है। देखो बेसिकली क्या है कि मैं अपने जीवन को बढ़िया करूं ना करूं, पर सामने वाला मेरे जीवन को खराब ना करे, ये समझना तो बहुत जरूरी हो ही गया ना। आज के जमाने में कलयुग का जमाना चल रहा है, तो पक्की बात है कि मैं अपने आप को समझूं या ना समझूं, पर दूसरा वाला मुझे बेवकूफ बना के चला जाए, ये तो मैं नहीं, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। खासकर कन्याओं के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है कन्याओं में और पुरुषों में, सारे वर्ल्ड में भी फैला हुआ है। कन्या और पुरुष हो गए तो सारा पूरा का पूरा मानव समाज ही हो गया। कंफ्यूजन क्यों है कि मैं जो हूं वो नहीं मानता, मैं जो हूं वही नहीं मानता, तो दूसरा तो मुझे मानेगा ही नहीं, तो बेवकूफ बना के चला ही जाएगा। कितना आसान कर दिया हमने दूसरों को, हमें बेवकूफ बनाना कितना आसान कर दिया हम लोगों ने। मतलब इमेजिन कि मैंने खुद को तैयार किया कि मुझे कोई बेवकूफ बना के चला जाए और फिर मैं रोता रहूं, किलसता रहूं। कोई चक्कर नहीं है। निश्चलता का पसारा तभी होगा जब आपको समझ आ जाएगा कि भैया सामने वाला बेवकूफ बनाने आया है, बनना नहीं है, या बनना है तो तुम्हें पता है कि तुम बेवकूफ बन रहे हो। और ये एनालॉग लाइफ में कभी समझ में नहीं आता, आ ही नहीं सकता। महाभारत के बाद से लाइफ एनालॉग चल रही है। आई एम थैंकफुल टू द करंट गवर्नमेंट जिन्होंने डिजिटल का मतलब समझाया, डिजिटल शब्द का पॉपुलैरिटी करी। पर डिजिटल शब्द के डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करो एनालॉग को। भाई जिंदगी आपकी एनालॉग थोड़ी सुधारेगा, जिंदगी तो डिजिटल सुधारेगा। तरीका चाहे कोई भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, पर लाइफ तो डिजिटल है। आप जिंदा हो या मर गए, इसके अलावा है ही क्या। इसके अलावा है ना, अगर आप एनालॉग लाइफ जीते हो, एनालॉग लाइफ मरना तो होता ही नहीं, मरना तो डिजिटल ही है। तो अगर आप एनालॉग लाइफ जीते हो तो आप कष्ट में हो, ये समझ लो। आप हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी आपको, आपके परिवार की वजह, आपको प्रॉब्लम आपके परिवार की वजह से हो सकती है, आपके दूर के रिश्तेदारों की वजह से हो सकती है, आपके ऑफिस के लोगों से हो सकती है, आपके ऑफिस के कुलीग से हो सकती है, किसी सप्लायर से हो सकती है। वह कितना बड़ा नेटवर्क है। किसान बीज नहीं बोएगा तो फसल होगी कैसे, तो बीज के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होगी, तूफान आ गया फसल खराब होगी तो रोटी कैसे मिलेगी। हर चीज तो डिजिटल है। पर हम लोगों को महाभारत के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, क्या किसने क्या किया, लेकिन लाइफ को एनालॉग में करते चले गए और बीमारियां बढ़ती चली गई। ये कोरोना पीरियड आकर के तो मुझे लगता है कि कोरोना जो है भगवान जी ने ही बनवाया है किसी से, या खुद ही बनाया हो कि मैं हूं और मेरे को जानते नहीं हो, तुम मेरे को पहचानते नहीं हो। अच्छा चलो, एक ही मिनट में उन्होंने सबको समझा दिया मैं हूं।
अपनी प्रेजेंस को 1 मिनट में समझा दिया। जो नहीं मानने को तैयार थे निपटा दिए, मत मानो। और ज्यादातर कौन नहीं मान रहा था? जनरल पब्लिक ही तो नहीं मान रही थी। जो थोड़े भी समझदार है उनको तो पता ही है कि है कंफ्यूजन है उसमें थोड़ा सा, क्योंकि एनालॉग लाइफ की वजह से कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो ठीक कर ही दिया। जो समझदार थे उनको समझ आ गई कि भैया भगवान जी ने एक काम कर दिया। जो पब्लिक मानने को तैयार नहीं थी वो पब्लिक साफ, और जो पब्लिक मानती है दिखाती नहीं है। देखो 2 चीजें हैं इसमें। अब एक तो कृष्ण को आप समझो, कृष्ण जो है ना उसने क्या कमाल दिखाया है महाभारत के उसमें, और महाभारत का वो बना क्रिएट करके ऐसा रेफरेंस बना दिया कि कोई भूल ही नहीं सकता। रामायण राम जी ने एक ऐसा रेफरेंस बना दिया कि कोई भूल ही नहीं सकता, चाहे कितनी पीढ़ियां आ जाए, कोई नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी कुछ भी आ जाए। और जितने भी नए रिलीजन आए वो सारे के सारे इसी रिसर्च में है कि सनातनता कैसे पाई जाए, जिंदगी को कैसे बढ़ाया जाए। पर सनातनता का मतलब जिंदगी बढ़ाना होता ही नहीं है, यही फर्क है। सनातनता का मतलब डिजिटल लाइफ, सच है या झूठ है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। मैनिपुलेशन नथिंग, नो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज एनालॉग, मैनेजिंग इज एनालॉग, लीडरशिप इज डिजिटल। Management with leadership seed is the key to become a good manager. And leadership seed, whether manager or not manager, but if leadership seed you had and you have cultivated it well, that's the key. You will be definitely a perfect good leader. And Foucaultology has explained how to cultivate and how to identify whether the person has a management seed, or the person has a leadership seed, or the person has a fashion technology seed, or the person has a building construction type of seed. Wonderful. Foucaultology education is wonderful. It has cleared all doubts, all kind. Procedures absolutely perfect, time tested. Within 15 minutes you can test yourself and you will find definitely a betterment. Just 15 minutes practice. Across the globe people have tested it and said, sir, this is the first self-proven system in the world. Self-proven system which proves by itself. What is the foundation of this Foucaultology? मूल वाक्य, कॉन्जलियला मूल वाक्य। कॉन्जलियला means well wisher to the society as a whole, not one part, 2 part, as a whole, complete, holistic. And the first statement, in the first statement, first letter says aham satyam. If you want to understand the difference between analog life and digital life, just these 2 words itself are enough to understand. Aham Satyam. अभी तक लोग कहते थे, जो सुनने में आया है खासकर स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, कि आप अपने आप को, शरीर कुछ नहीं है। भैया कष्ट तो सारे शरीर को ही होते हैं। अगर शरीर कुछ नहीं है तो आप हो ही नहीं, और शरीर है तो आपका एक नाम है, आपकी आइडेंटिटी है, नहीं तो आप हो ही नहीं। आज की तारीख में लोग रामायण और महाभारत पर क्यों डाउट करते थे, जो कि सिद्ध हो गया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सारे एनालिसिस करके कितने सालों से पता लग गया कि राम थे। हमें तो पहले से ही पता था राम थे। हिंदी वासी तो तकरीबन सारे जानते ही हैं कि राम थे, और राम थे तो कृष्ण थे ही, परशुराम थे ही।
ये तो चीजें एब्सोल्यूट मोड में समझने वाली बात। एब्सोल्यूट एनालॉग है तो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, तो आप लगे ही रहोगे रिसर्च 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 रिसर्च, खत्म, लाइफ खत्म हो जाएगी, रिसर्च पूरी नहीं होगी। एक पेटेंट करा लिया, उससे बहुत पैसे कमा लिया आपने, पर वो बेकार की बात है सारी की सारी। कि रात को मुझे सपना आया और सुबह मैंने एक थ्योरी दे दी और उस पर मुझे नोबेल प्राइज मिल गया। भैया सपना आया ना, वो क्या था? वो था कि किसी ने रिसर्च करी और उस रिसर्च को किसी और के नाम लगा दिया गया। डिजिटल को हमें समझना ही पड़ेगा अगर हम जिंदगी को ठीक चलाना चाहते हैं। मतलब ठीक ही चलाना चाहते हैं तो भी आपको डिजिटल तो समझना ही पड़ेगा। और सनातनता और डिजिटल एक ही बात है। अब आप ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से कि आपको कैसे पता। ज्यादातर ये देखा ना, कोई किसी नई बात बताता है तो कहता है आपको कैसे पता। तो भैया मैंने कम से कम, पहली बात तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री करी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री करी, डिजिटल जो है वर्ड ही इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंट्रोड्यूस किया। फिर डिजिटल का यूज मैंने सारी जिंदगी डिजिटल का यूज किया। मैंने 1000 पेटेंट लिए हैं, तो सारे डिजिटल सिस्टम ही तो थे। तो डिजिटल तो मैं बहुत अच्छे से समझता ही हूं ना कि डिजिटल क्या है। फिर जब लोगों ने कहा कि सर रिजेक्शन कंट्रोल, मैं रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट रहा हूं, तो रिजेक्शन कंट्रोल लाइफ की कम करो। तो मैंने कहा भाई लाइफ को डिजिटल बना लो तो रिजेक्शन खत्म। और लोगों ने ये समझा कि लाइफ को डिजिटल बना लो, डिजिटली कंट्रोल कर लो। अरे भैया लाइफ तो तुम्हारी लाइफ तुम कंट्रोल करोगे, कोई और कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो अपनी नहीं कर सकता तो तुम्हारी कैसे करेगा? गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, मानो या ना मानो अभी भी तुम्हारी मर्जी है। भाई सब कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी मत करो, पर कोई मानता है क्या? हाँ कोई कोई तो मानता है और कोई कोई नहीं मानता। पर मैं उस सारी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिजिटल कंट्रोल नहीं चाहिए भैया। डिजिटल कंट्रोल तो मैंने बहुत बनाया है, मैं जितने चाहूं उतने बना सकता हूं। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई कैन बी द किंग, I could have been the king, I would say. But natural intelligence, if you develop, without developing natural intelligence, artificial intelligence cannot exist. It will always have flaws. That will be analog AI, which will keep troubling you all the time. Obsolescence will be too fast. Here we want our life to be elongated, but we are shifting to शॉर्टनिंग इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। पहले लाइफ टाइम गारंटी का मतलब होता था 15 साल 20 साल, और आज लाइफ टाइम गारंटी का मतलब क्या रह गया? 6 महीने। डिजिटल ने ये कर दिया है, जो डिजिटल कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट हुए तो ये कर दिया है। बल्कि मैं कहूंगा आईटी ने तो और भी तेज, हर रोज ऑब्सोलीट हो रहे हो आप, डेली ऑब्सोलीट हो रहे हो, डेली। तो आपकी लाइफ ही एक दिन की रह गई और शायद 2 घंटे की। 50,000 आदमी तो इस काम में लगे हैं कि कैसे लाइफ को ऑब्सोलीट किया जाए। अब इसको कैसे समझोगे आप? बहुत आसान है समझना ये चीजें। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई पैकेज खरीदो, कोई भी, तो उसमें लिखा होगा कि अपग्रेडेशन आते रहेंगे। वो अपग्रेडेशन क्या है? कुछ नहीं है। अपग्रेडेशन का मतलब है पहले में कुछ गलती हो गई थी, उस गलती को सुधार दिया। तो वो एनालॉग लाइफ है। वो एनालॉग लाइफ में आप रोज ऑब्सोलीट हो रहे हो। तभी किसी ने ये कह दिया कि आप हर सांस में मर रहे हो। मतलब मरने का ही नहीं पता कि मरना किसको कहते हैं और हर सांस के निकलने का और आने का क्या मतलब है। डिजिटल लाइफ, डिजिटल के चक्कर में, डिजिटल समझने के चक्कर, और एक शब्द में समझ आती है डिजिटल मतलब सनातनता। काम ही खत्म हो गया। सनातनता का मतलब आप एक जैसे रहते हो पूरी लाइफ में।
90 साल, 100 साल, 10 साल, 50 साल, बट आपकी उम्र जो है, उम्र गिनती बढ़ती है सिर्फ, बाकी कोई पैरामीटर चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है, सनातन। वो कहता है कि अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है समझना। अहम सत्यम का मतलब है पहले मैं अपने आप को सत्य मानूंगा। डिजिटल लाइफ, सनातनता की बात कर रहे हैं हम। निश्चलता का पसारा हो रहा है। निश्चल या छल मतलब या तो तुम चीटिंग करते हो या तुम चीटिंग नहीं करते हो, बस इतना ही तो है डिजिटल। ये सच है या झूठ है, इन बिटवीन तो कुछ है ही नहीं। मैनिपुलेशन का मतलब झूठ। आप मान के चलो कि जो मैनिपुलेट करता है यानी वो झूठ बोल रहा है। गिनती नहीं है मैनिपुलेशन में, झूठ की गिनती नहीं है। वो फाइनली सत्य पे जाना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स ने बहुत अच्छे से समझाया है। आज के जो करंट मैथमेटिक्स चल रहा है उसने बहुत अच्छे से समझाया। 2 और 2 4, मान लो 2 और 2 4 नहीं होते और फिर प्रूव कर देते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। अरे भैया तुम मतलब क्या सिखा रहे हो बच्चों को? जिनको पता ही है कि 2 और 2 4 होते हैं उनको आप प्रूव कर रहे हो कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ऐसा मैथमेटिक्स किस काम का जो यही प्रूव करता रहे कि आपके 32 दांत होते हैं, या आपके पास नाक है तो उसमें 2 हिस्से हैं। अब ये सांस इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, अरे क्या फर्क पड़ता है सांस कहां से जा रहा है? बॉडी में जो फर्क पड़ता होगा वो आप रोक भी नहीं सकते हो, और रोकने की कोशिश करोगे तो नुकसान तो आपको ही होगा ना, मेरे को थोड़ी होगा। इतना कंफ्यूजन, हद से ज्यादा। सच और झूठ में नहीं फर्क पता लगता, तो कम से कम भैया निश्चलता का पसारा तो बहुत दूर की बात हो गई। आप निश्चलता का पसारा तो चलो हम देख ही लेंगे जो कुछ कर रहा है, पर आप कम से कम ये तो देख लो कि सामने वाला आपको झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। कम से कम आप अपने आप को तो बचाओगे कि नहीं? बंकर खोद लो बहुत गहरे, 50 फुट, 100 फुट, 500 फुट, आप चले गए और पता लगा नीचे जाके सांप ने काट लिया। आप उससे बचने के लिए आपने उसको कंक्रीटिंग कर दी। अरे तो भैया क्या हुआ, कंक्रीटिंग कर दी तो उससे कुछ हुआ क्या? नीचे की तो हवा इतनी जहरीली हो जाती है। स्टैग्नेटेड हवा जो है मतलब रुकी हुई हवा, रुका हुआ जब पानी सड़ जाता है तो रुकी हुई हवा तो सड़ेगी ही। उसमें आप सांस लोगे तो गारंटी मर गए, तो मरोगे नहीं, कष्ट में रहोगे। मैं पहाड़ चढ़ गया, अरे भाई पहाड़ चढ़ के तूने क्या तीर मार लिया ये बताओ मेरे को आप। मैं पहाड़ चढ़ गया, मैंने क्या तीर मार लिया पहाड़ चढ़ के? अरे हेलीकॉप्टर से रस्सी से उतरो, नीचे उतरो, पहाड़ चढ़ गए आप पहाड़ चढ़े या नीचे उतरे ये बताओ। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? टोटल एनालॉग दुनिया में शिफ्ट कर दिया हमें। महाभारत के बाद इतना कंफ्यूजन, लेकिन अभी भी मैं आपको बता सकता हूं कि महाभारत के बाद एक नया संप्रदाय तैयार किया गया था, नाथ संप्रदाय। नाथ और सिद्ध जिसको कहते हैं, जिनको कहते हैं, नाथों में से ही सिद्ध निकले हैं। नवनाथ कहे गए हैं, नवनाथ अगर आप समझ लो तो आपको तो आपकी दुनिया खुल जाएगी। नवनाथ को अगर आप समझ लेते हैं, अब के आज भी अवेलेबल हैं, उनके शिष्य, परंपरा बहुत बढ़िया चल रही है, परफेक्ट चल रही है हर लिहाज से। जहां पर मैं मिला हूं, मैं इतने नाथों से मिला हूं, इतने नाथों से मिला हूं, फिर मैंने पहचान की ताऊ अकूतनाथ नाम आया एक। तो जब हमने खोज शुरू की, समझने की कोशिश शुरू की, तो पता लगा कि जो गोरखनाथ का नाम सब जानते हैं आजकल, आदित्यनाथ योगी, यूपी के सीएम, सारी दुनिया कह रही है कि यूपी के सीएम जैसे सीएम नहीं है कोई। कारण वो गोरखनाथ के शिष्य हैं। उन्होंने गोरखनाथ को गुरु बनाया था, माना था, और उनकी दी हुई परंपराओं को जो स्थापित की थी उसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया, समझने की वो की, जिंदगी बिताई। तो हम गोरखनाथ के गुरु थे,
मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता है उनको, मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ एक्चुअल उसका नाम है मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु दत्ताचार्य, यानी सबसे सीनियर जो नाथ हुए वो हुए मत्स्येंद्रनाथ, और उनके सारे शिष्य नाथ कहलाते हैं और सिद्ध भी उनको मानते हैं। कुछ नाथों में सिद्ध चले गए, उनको सिद्ध कहना शुरू कर दिया, भाषा का फर्क है। सब नाथ संप्रदाय से ही निकले हैं सब। और उनके गुरु दत्तात्रेय, दत्तात्रेय कौन थे ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। दत्तात्रेय थे जिसमें ब्रह्मा का शरीर था, विष्णु का मन था और शंकर की ऊर्जा थी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मिलने से तीनों ने अपने अपने अंश देकर के उनको तैयार किया था दत्तात्रेय। ट्राइनिटी की जब भी बात होगी, त्रे की बात होगी, तीन की बात होती है, तो वो दत्तात्रेय की बात होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर गिने अलग अलग गिनेंगे तो दत्तात्रेय जो है इन तीनों की कैपेबिलिटी से ऊपर थे, मिल गई थी, इन तीनों की कैपेबिलिटी मिली थी, तो वो इनसे भी ऊपर चले गए थे। इसीलिए सारा का सारा नाथ संप्रदाय के गुरु दत्तात्रेय हुए। और दत्तात्रेय के गुरु कौन? अब सवाल यहां पर यह आया जब हमने खूब ट्रेवल किया। दत्तात्रेय की जो ये 9 महाविद्यालय 10 महाविद्यालय कही गई हैं काली की, वो 10 महाविद्यालय दत्तात्रेय की ही के द्वारा तैयार करवाई गई थी अलग अलग काम करने के लिए। तो दत्तात्रेय सारे कहते हैं कि जितने भी तंत्र मतलब काम करने के तरीके, और मंत्र मतलब आप जो बोलते हो कोडिफिकेशन, भाषा, हिंदित्व के मालिक। हिंदित्व जो है भाषा तत्व कहा गया है, भाषा तत्व को हिंदित्व नाम दिया गया है। बोलने में आप कोई भी जो भाषा बोल रहे हो उसका जो मूल है वो हिंदित्व है, और वो दत्तात्रेय का दिया हुआ है हिंदित्व। अब दत्तात्रेय के गुरु कौन थे? तो जब हमने ये देखा तो हमें पता लगा कि दत्तात्रेय के गुरु थे ताऊ अकूतनाथ। अकूतनाथ उनका नाम दिया गया और उनको ताऊ कहा गया। ताऊ तो आपको पता ही है किसको कहते हैं, ज्यादातर हरियाणा में होते हैं ताऊ। तो ताऊ कहते हैं मतलब जो सीनियर मोस्ट, नेक्स्ट जनरेशन का सीनियर मोस्ट ताऊ कहलाता है। ताऊ होना मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटों की भी बड़ों की भी। इसलिए घर के बड़े पुरुष को अगर पिता की मृत्यु होती थी तो बड़े लड़के को वो अधिकार दिया जाता था, क्योंकि वो ताऊ बनेगा सबका, आने वाली जनरेशन का, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। तो दत्तात्रेय के गुरु थे ताऊ। ईस्ट भी वही, गुरु भी वही। और अकूतनाथ जो है वो है महाविष्णु के अंश, एक रूप, महाविष्णु का एक रूप। महाविष्णु के अंश नहीं होते हैं, सॉरी, महाविष्णु का एक रूप। महाविष्णु 64 रूप में थे क्या है। अब दत्तात्रेय तो शायद पता नहीं थे नहीं है, पर ताऊ अकूतनाथ डेफिनेटली विजिबल है। योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। विधिवत अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी योग्यता इतनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के आप ताऊ अकूतनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मूर्ति रूप में करोगे या रियल रूप में करोगे, ये आपकी वो है समस्या, मेरी नहीं है या किसी और की नहीं है, सबकी अपनी अपनी है। डिजिटल का मतलब यह है कि प्रॉब्लम सारी मेरी ही है, कोई चक्कर नहीं है। दूसरे के ऊपर मैं अगर भरोसे रख के चलने लग गया तो मेरा तो काम हो गया। टीम बनाना
अगर टीम बनाना है तो पहले टीम बनने का मेंबर बनना सीखना पड़ेगा। अगर आप टीम के मेंबर नहीं बन सकते तो आप टीम बना ही नहीं सकते किसी भी हालत में। और आजकल जो प्रोजेक्ट फेलियर हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे थे, पहले जो प्रोजेक्ट फेल होते थे इसीलिए होते थे कि टीम का मेंबर बनना आता ही नहीं किसी को। लेकिन अब जो देखा है तो ये जो नई टीम आई है उनको उनके रिजल्ट देखो, आप उनके रिजल्ट बता रहे हैं। टीम के लीडर का नाम पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, पर रिजल्ट बता रहे हैं कि वो टीम के मेंबर रहे होंगे। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो हमने हर तरह की हर ऑर्गेनाइजेशन को समझाया पढ़ाया, बाकी सब जगह पर कार्यकर्ता को इतनी वो नहीं दी जाती इंपॉर्टेंस जितनी के आरएसएस में दी जाती है। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोग मानते हैं, पर आरएसएस का मतलब है अपने आप को टीम का मेंबर बनाने के लायक हो गया या बनाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर मैं टीम का मेंबर बन सकता हूं तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी आएगी कि मैं टीम बना सकता हूं। तो ये लोग सारे के सारे ट्रेंड इस तरीके से किए गए हैं। आरएसएस की प्रथा ऐसी बन गई, विधा ऐसी बन गई कि पहले आप टीम का मेंबर बनना सीखो। अगर आप टीम के मेंबर बन गए तो समझो कि और कुछ काम कर लिया आपने टीम का मेंबर बन करके, तो आप समझो कि आप टीम के लीडर, आप टीम बनाना सीख गए। वो ना एक छोटी सी ना क्या होता है, एक शाखा बनाई गई। शाखा के नाम से, शाखा मतलब एक ब्रांच, पेड़ की होती है ना शाखा, ब्रांच, उसको क्या गया एक ब्रांच बना दी, उसमें एक आदमी को तैयार कर दिया। एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है ना, असल में ये दशांग का कंसेप्ट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। पर या इसको आप समझ लो, मैं वही दशांग का कंसेप्ट बताता हूं जो आरएसएस ने यूज किया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आरएसएस ने क्या प्रिंसिपल यूज किया, वो प्रिंसिपल को समझो आप, जिससे कि आप अपने यहां पर अडॉप्ट कर सको हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, हर फंक्शनल वर्क एरिया में, अपने घर में। तो वो है दशांग योग। क्या आप अपने आप के अंग है उन्हीं को आप अगर टीम के मेंबर नहीं बना पा रहे हो तो आप टीम क्या बनाओगे? आरएसएस ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया दशांग योग का। नाम उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पक्की बात है कि दशांग योग उपयोग होता है वहां पर। दशांग योग का मतलब है मैं अपने आप को टीम का मेंबर बनने के लिए तैयार कर रहा हूं, तो दशांग योग करूंगा तो मैं टीम के मेंबर बनने लायक हो जाऊंगा। टीम कोई सी भी हो, कोई प्रोजेक्ट हो, टीम लीडर जिनको कहा जाता है वो टीम लीडर नहीं है, वो तो एक सीनियर आदमी को टीम लीडर बना दिया, पर वो उसको दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दोगे तो वो किसी काम का नहीं है। अपने अभी आईटी में इतना जबरदस्त सेटबैक आया था 99, सारे आईटी के लोग खाली हो गए थे, आईटी में जॉब्स नहीं रही थी। कारण कि वो सारे के सारे बेचारे जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा था उसको टीम लीडर बना दिया और दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया, प्रोजेक्ट फेल। इसीलिए आईटी जो है आपकी लाइफ स्पैन को कम करता चला गया। लाइफ टाइम वारंटी का मतलब 6 महीने, और फिर सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो एक दिन, हर रोज नया वर्जन आ जाता है, हर रोज नया वर्जन आ जाता है। और मोबाइल आपका कहता है ये अपडेट कर लो, अरे भैया अपडेट करना होता है तेरे को फेंक के दूसरा ले लो। मतलब ऑब्सोल्यूशन, लाइफ की यह हालत हो गई है कि मरा नहीं है पर उसको फेंक दो, मर गया। ऑब्सोल्यूशन, ये ऑब्सोल्यूशन है, ऑब्सोल्यूशन को समझो। ऑब्सोल्यूशन का मतलब मरना नहीं होता है। हमने अच्छी भली जीती जाती जागती चीज को उठा के फेंक दिया, ये ऑब्सोल्यूशन है। तो कल को तुम्हें भी तो कोई फेंक देगा उठा के, तो तुमने जिंदगी, इसीलिए आजकल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते और बच्चा गोद ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको?
आप तो बीमार रह रहे, जो बच्चा गोद ले रहे हो उसके साथ आपने इतना बड़ा पाप कर दिया, उसको उसकी मां से अलग कर दिया, उसके परिवार से अलग कर दिया। कल को वो, आजकल क्या हो रहा है, अब डीएनए से ढूंढ रहे हैं कि मेरा बायोलॉजिकल फादर कौन था। तो ये क्यों जरूरत पड़ी, मजबूरी। और फिर वो फादर तो बेचारा 50 70 80 साल का हो गया होगा, अब उसका तुम करोगे भी क्या। आप, इतनी मूवीज बनी है इस बात पे, ये एक्चुअल भी हो रहा होगा आई एम श्योर। तो वो सारे के सारे लाइफ, उसकी भी डिस्टर्ब, उसकी भी डिस्टर्ब, उसकी, मतलब एक गोद लेने से कितने लोग डिस्टर्ब हुए पता है आपको, आप समझ सकते हो इस बात को। एक गोद लेने से एक परिवार वो जिसका बच्चा गया, एक परिवार वो जिसके यहां पर आया, और एक उस बच्चे का परिवार। कितनी पिक्चरों ने कितना क्लियरली दिखाया है फिल्मों ने ये बात के तीन परिवार तुम लोगों ने बर्बाद कर दिए। और 3 क्यों, उसकी शादी हो गई तो उसके उस तरफ का सारा परिवार। गोद लेने के नतीजे, तो ये एनालॉग लाइफ तो यही देगी आपको। आप देख लो, आप कि अपना बच्चा नहीं, किसी का बच्चा पाल रहे हो, उसको भी नुकसान किया, उसका बच्चा छीन करके मां कितनी दुखी होती होगी कि मेरा बच्चा जो मैंने इतने उसको रखा। और फिर वर्स्ट पार्ट, गर्भ में लेकर के जो बच्चा सीखता है उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, वो बदलोगे नहीं, वो कैसे बदलोगे, बदल ही नहीं सकते। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूजन की दुनिया में ही रहेगा। तो एनालॉग लाइफ को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एनालॉग लाइफ को छोड़ो, डिजिटल लाइफ पे शिफ्ट करो। डिजिटल कंट्रोल पे नहीं, कंट्रोल करो या ना करो इमटेरियल, बट डिजिटल लाइफ पर आपको शिफ्ट करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको चीट ना करे, सामने वाले की जेलिसी आपको नुकसान ना करे। आपको नुकसान का मतलब है कि आपके पूरे परिवार को नुकसान होगा, माइंड इट। चाहे वो जेलिसी आपके दुनिया भर के दूर से कहीं से हो रही हो, इमटेरियल नुकसान आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है अड़ोस पड़ोस को भी भुगतना पड़े। मैं एक बार कहीं बैठा था, जाटों की संस्था में बैठा था, तो वहां पर बात हुई, सर के ठीक है चलो आपकी बात मान लिया हमने और हम अपने आप को ठीक करते हैं। आपने अपने आप को बहुत बढ़िया कर लिया, पर अगर आपके पड़ोसी ने आपको अपने घर में आग लगा ली तो आप क्या करोगे। मैंने कहा वो पड़ोसी अपने घर में आग क्यों लगाएगा। कहता जी उसके घर की वैल्यू 5 लाख थी, किसी ने उसको 10 लाख रुपए दिए और उसको कहा कि भैया वो, उसने तो उसको बेवकूफ बनाया। देखो मैं आपको एनालॉग लाइफ के नुकसान बता रहा हूं। 10 लाख देकर के उसने तो उसको बेवकूफ बनाया कि अपने घर में तू आग लगा ले। अगर ये इनको, वो टेस्ट कर रहा था, मतलब वो मेरे को टेस्ट कर रहा है पड़ोसी के घर को आग लगवा के, और पड़ोसी के घर की वैल्यू 5 लाख थी, उसको 10 लाख दे दिए। उसके बाद 10 लाख जो थे वो कहीं ऐसे ऐसे आए थे इधर उधर, उसको फर्क नहीं पड़ता था, कहता मैं फिर कमा लूंगा, भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं। तो वो पड़ोसी ने आग लगा ली। मैंने समाव करके, मेरे पास दिमाग था, मैं अपना बहुत अच्छा सेंसिस वेंसिस सब दशांग चक्र वगैरह सब कुछ बढ़िया चलता था, तो मैंने समाव अपने आप को बचा लिया। तो वो 10 लाख उसने दिए थे, उसको उसने मकान कहीं बढ़िया खरीद लिया। नेचुरली 5 लाख 10 लाख आ गए जिसके पास, तो 8 लाख 9 लाख का तो मकान खरीद ही लेगा, या लाख 2 लाख अपनी तरफ से मिला के 15 लाख का खरीद लेगा। तो उसने बड़ा मकान खरीद लिया, और ये छोटा मकान जो था वो उसने ले लिया, जिसने 10 लाख दिए थे। उसने क्यों लिया, क्योंकि वो ऐसा सानिध्य चाहता था, ऐसा पड़ोस चाहता था जो समझदार हो, उससे मैं सीख सकूं, मेरे बच्चे अच्छे पल जाएं। इमेजिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि उसने 10 लाख उसको इसलिए दिए कि मेरे बच्चे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन अच्छे माहौल में रहेगी और अच्छे से पल जाएगी, इसलिए मैंने उसको 5 की जगह 10 लाख दिए, और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चलेगी। अब सोना है, गोल्ड, उसमें कलयुग का वास है भाई, इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कलयुग बढ़ा रहा है उसकी वैल्यू। ये कलयुग बढ़ा रहा है कि जो मेरे को लेगा उसका तो सत्यानाश पक्का ही है ना। जब परीक्षित राजा था, राजा किंग, वो भी पूरे कितने, पूरी पृथ्वी का राजा था वो राजा परीक्षित, पूरे पृथ्वी के राजा थे। जब उनको कलयुग ने नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेगा क्या।
द्रौपदी को नहीं छोड़ा उसने, युधिष्ठिर को नहीं छोड़ा उसने, दुर्योधन को नहीं छोड़ा उसने, धृतराष्ट्र को नहीं छोड़ा उसने, गंगा को नहीं छोड़ा उसने। कलयुग नहीं छोड़ता भैया किसी को भी, सवाल ही नहीं उठता। कलयुग छोड़ने के लिए है ही नहीं। क्यों? अब कलयुग छोड़ता क्यों नहीं है ये समझो आप। कलयुग क्यों बनाया गया? कलयुग क्यों नहीं छोड़ता? एक तो कलयुग जो है वो इसलिए नहीं छोड़ता कि सतयुग की तैयारी होनी है, तो नेगेटिव लोग सतयुग में नहीं जा सकते हैं, तो गोल्ड की प्राइस रोज बढ़ा देता है। अब आप एक बात बताओ, गोल्ड किस काम आता है? आप बताओ मेरे को। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि गोल्ड किस काम आता है? तो आप इस बात को समझो, इसका जवाब अपने ही घर में ढूंढो या पड़ोस में ढूंढो, जहां मर्जी ढूंढो, और अपने डिस्कस करो इस बात को, समझो, डिस्कशन करो इस बात का। और रिजल्ट मैं बता सकता हूं आपको कि आज किस कम्युनिटी की में, किस जेंडर की, किस कम्युनिटी में, किस जगह पर क्या पोजीशन हो चुकी है, उसका कारण गोल्ड है। गोल्ड में बसा, गोल्ड नहीं है, गोल्ड के अंदर कलयुग जो बैठा है उसका है। गोल्ड से कलयुग निकाला जा सकता है, गोल्ड से कलयुग निकाला जा सकता है, समझ लो इस बात को आप। पर बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है, पर निकाल सकते हैं, संभव है। फाउकोलॉजी ने हर वो चीज दी है जो इस समय जरूरत है। सतयुग की तैयारी चल रही है, गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है कलयुग का। तो आप ये समझ लें कि हमें कलयुग का उपयोग करना है। निकालोगे कैसे? निकल तो सकता ही नहीं, रहेगा तो है ही, पर कलयुग का उपयोग करना सीखो। अगर आपने कलयुग का उपयोग करना सीख लिया तो निश्चलता का पसारा तो हो ही गया, और कलयुग का उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंदर एक 10वां बीज होता है, 10वीं सेंस, 10th सेंस कहा गया उसको। शायद उसको पहले 10वां द्वार कहा जाता होगा, मुझे नहीं पता। तो 10वीं सेंस जो है वो है के सेंस। के सेंस मतलब कृष्णांश सेंस, और वो आपको कलयुग से, कलयुग का उपयोग करने के लायक बना देती है। मतलब आप शब्दों को समझो, मैंने क्या कहा कि 10वीं सेंस जो है, 10th सेंस जो है, के सेंस, कृष्णांश सेंस जो है, वो आपको कलयुग का उपयोग करना सिखाती है। अगर आपकी 10वीं सेंस, के सेंस, कैलाश सेंस जागृत है तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस चीज में कलयुग है और उसकी कितनी इंटेंसिटी है, और उसको कैसे उपयोग करूं, किस चीज में उपयोग करूं कि मेरे को फायदा दे, अभी नुकसान दे रही है। तो मुझे फायदा दे, कलयुग जो है मुझे फायदा दे, कलयुग का मैं फायदा उठा सकूं। स्वर्णिम काल चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर गोल्ड का उपयोग क्या है ये समझने की बात है। कलयुग का उपयोग करना है आपको, गोल्ड का उपयोग तो आप करो ना करो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कलयुग का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। तो कलयुग का उपयोग करने के लिए आपको अपनी 10th सेंस, कृष्णांश सेंस, के सेंस को जागृत करना ही होगा। अब ये कहां पर होती है? तो ये होती है कॉन्जनियला बॉडी में। 5 लेयर, कॉन्जनियला लेयर के अंदर होती है ये सेंस। कॉन्जनियला लेयर पता है आपको किसको कहा गया? जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको परफॉर्मेंस तक पहुंचाना। ये कलयुग ही है जो आपको थकान देता है, पता है आपको? कि ऊर्जा तो आ रही है
पर पहुंच नहीं रही, काम नहीं कर पा रहा मैं, एनर्जी पूरी है मेरे दिमाग में, मन में, पर मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ये कलयुग की निशानी है कि कलयुग आपको कितना नुकसान दे रहा है। आप समझ लो इस बात को। थकान जो आती है वो आपको कलयुग की जो सेंस है, ये के सेंस जो है, ये आपकी, इसका मतलब जागृत नहीं है। अगर ये जागृत भी हो जाए, सिर्फ जागृत भी हो जाए, मेंटेन करना भी होता है इसको, तो ही आपको थकान नाम की चीज आपकी जिंदगी से गायब हो सकती है। पक्की बात है ये। और इसको के सेंस का जो पैरामीटर है वो है क्यूमिनिटी। एक नया पैरामीटर जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको मेंटेन करना होगा आपकी के सेंस को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट के सेंस को भी, और एक और कैलाश सेंस की बात की गई थी, 9th सेंस जो है उसकी बात की गई थी। तो उसको, इन दोनों सेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपको, कैलाश सेंस कहां होती है? स्पिरिचुअल बॉडी में। और कृष्णांश सेंस, के सेंस जो होती है वो होती है कॉन्जनियला लेयर में, कॉन्जनियला बॉडी में। तो क्यूमिनिटी एक पैरामीटर है, क्यूमिनिटी, QIMUNITY। इसका हिंदी में कोई शब्द नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। क्यूमिनिटी को अगर आप अपने इंप्रूव करते हैं तो समझो कि आपका ये शुरू हो जाएगा जागृत होना। और मेजरमेंट आप शंख योग से, शंख टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं चाहे तो, कि कितना जागृत है, क्या है पोजीशन मेंटेन। जागृत होता है किसी वैल्यू पर, वो शायद 350 शंख के आसपास शायद जागृत होता है वो। पर 300 शंख जागृत होने का मतलब ये नहीं कि जागृत हो जाएगा, क्योंकि 300 शंख सबका अलग अलग है। किसी को कोई प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस भी जरूरी है। वो एक हवन है, षोडशी पंथ वाले करते हैं, एक हवन का प्रोसीजर है, वो आधे घंटे का है शायद। वो प्रोसीजर आपको कम से कम दिन में 3 बार करना पड़ेगा, कम से कम। और भक्ति के साथ करना पड़ेगा, यानी डेडिकेशन के साथ। भक्ति का मतलब ये नहीं होता, आप, भक्ति का मतलब होता है डेडिकेशन। 3 बार करना पड़ेगा हवन। 3 बार कब? सुबह 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, और बीच में 12 से 3 के बीच में। 6 से 9 सुबह, 6 से 9 शाम को, और 12 से 3 दोपहर में। 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार, और आधा घंटा लगेगा ही लगेगा। तब जाकर के आपकी क्यूमिनिटी उस लेवल पर पहुंचेगी, मेंटेन रहेगी, जो कि आपके इस सेंस को, के सेंस, 10वीं सेंस, 10th सेंस बताइए मैंने, उसको तो आज का दिन, आज क्या तारीख है? 15, 16, 17 है शायद, जो भी है। तो आज के दिन हमने 2 चीजें नई समझी हैं, और वैसे समझा तो बहुत कुछ नया है शायद, कि डिजिटल लाइफ जीनी है, और उसके लिए ये सेंसेस हैं, इनको ऐसे ऐसे वो करना है। ये चल रहा है, निश्चलता का पसारा चल रहा है, पर निश्चलता का पसारा हम कर नहीं सकते, अपने आप होगा, नेचुरल होगा, हम कर ही नहीं सकते। तो नेचुरल होगा, नेचुरल के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें कोई बेवकूफ ना बना के चला जाए। अगर हमें कोई बेवकूफ बना के चला गया तो हम निश्चलता का पसारा क्या करेंगे यार, हम उसका फायदा कैसे उठाएंगे भाई? नहीं उठा सकते। सनातनता का मतलब है डिजिटल लाइफ, और कुछ नहीं है इसका मतलब। सिंपल स्ट्रेट डिजिटल लाइफ जीना सीख लो, डिजिटली कंट्रोल नहीं कि आपने मोबाइल से अपना सिस्टम भेजना शुरू कर डिजिटल हो गया ना। मोबाइल तो एनालॉग है, डिजिटल है ही नहीं। आईटी तो सारी की सारी एनालॉग है, डिजिटल है ही नहीं।
ऑब्सोलीट का मतलब मरना नहीं होता। ऑब्सोलीट इज एनालॉग, मरना इज डिजिटल। तो कुछ कुछ चीजें ये नाथ संप्रदाय से आपको समझ में आ सकती हैं अगर उनसे मिला जाए और वो बता पाए आपको, तो बताएं। तो बताते नहीं है वो, क्योंकि उनका क्या है कि वो देखते हैं योग्यता, उनको पहचान होती है योग्यता की। ऐसे नहीं किसी को वो शिष्य बना लेते। मैंने सुना है कि गोरखनाथ का शिष्य बनना है तो 12-15 साल 20 साल की तपस्या है। वो तपस्या का मतलब होता है एलिजिबिलिटी लेवल बढ़ाना, योग्यता बढ़ाना। अब लोगों ने तपस्या का मतलब ये ले लिया कि जंगल में चले जाओ। भैया नहीं, ये तपस्या का मतलब है अपनी योग्यता को बढ़ाओ। डिजिटल लाइफ में ये चीजें समझ में आती है, एनालॉग लाइफ में ये चीजें ही नहीं समझ में आती। तो लाइफ को डिजिटल बनाना है, हर हाल में बनाना है। फाउकोलॉजी ने सब चीजें दे दी है, सारे रास्ते समझा दिए हैं। ये सेंसेस के बारे में बता ही रहा है। ये सारी सेंसेस हमारे अंदर है तो हमें जागृत करनी पड़ेंगी। 24 मॉलिक्यूल की हमारी सारे जीवित प्राणी बना हुआ है, तो 24 मॉलिक्यूल को ठीक रखना हमारी जिम्मेवारी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब डिजिटल का कमाल है। तो हम आज से प्रण ले, प्लेज ले लें, मतलब वो ये भी बेकार है, मेरे ख्याल से फायदा नहीं है। आप समझ लो, लेनी है नहीं लेनी है, करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी है। पर समझ लो कि अगर आपको कोई दूसरा बेवकूफ ना बनाए तो उसके लिए मुझे कैसे बचना है, दूसरा मुझे कोई मेरे से ईर्ष्या ना करे, इससे मुझे कैसे बचना है। वो अपनी ईर्ष्या से आपको नुकसान पहुंचाए, ये आपको मंजूर नहीं होना चाहिए। तो उससे कैसे बचना है ये मुझे समझना है। कम्युनिटी बढ़ानी है जिससे के सेंस, कृष्णांश सेंस मेरी जागृत हो। तो आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हो गया है। और अश्विनी कुच्छल पर आप ये YouTube पर देख सकते हैं वीडियोस, या कहां पर, एम्बेडेड अग्रवाल पर। अभी तो टेक्नोलॉजी में इतना कंफ्यूजन है, एम्बेडेड और एम्बेडेड में फर्क नहीं पता लोगों को। टेक्नोलॉजी वाले बात करते हैं, आईटी के लोग, उनको यही नहीं पता कि एम्बेडेड और एम्बेडेड में क्या फर्क है। वो आईटी की बात करने लग गए। भैया आईटी नहीं होता, आईएस होता है। इंफॉर्मेशन साइंस हो सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। तो कंफ्यूजन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा आपको, आपका उसको हल नहीं है। और कॉन्जोलियल जो है नेटवर्क ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, नेटवर्क गिविंग यू द फंक्शनैलिटी विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम जनरेशन टू परफॉर्मेंस। भैया बेडरूम ठीक करना है तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास। फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये, मेल्स के लिए भी जरूरी तो है ही, पर फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और वो अपने बच्चों को भी सिखाएं, नहीं तो जिंदगी तो फीमेल्स की आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो गया कि बेचारी को जगह जगह घूमना पड़ रहा है ये ढूंढने के लिए कि मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, मैं कब मेरी प्यास बुझेगी। महाकाली का एग्जाम्पल है इसमें बहुत अच्छा, कि रक्त बीज को मारा था तो पर उसकी प्यास रक्त बीज को मारने से नहीं बुझी थी, उसकी प्यास बुझी थी महाभारत के युद्ध में। तो क्या आप सारे के सारे महाभारत करवाओगे क्या? हर घर में तो महाभारत हो रही है, हर घर में महाभारत हो रही है, प्यास नहीं बुझती। तो भैया कम्युनिटी नहीं है तुम्हारी तो प्यास कहां से बुझेगी? कम्युनिटी का तुम्हें पता ही नहीं है, इम्यूनिटी करते रहते हो। कम्युनिटी का पता ही नहीं है तुम्हें तो तुम्हारी प्यास कहां से बुझ जाएगी? कम्युनिटी है जो प्यास बुझाती है। रक्त बीज का कम्युनिटी लेवल था, और वो उसने लोगों का खून पी के नहीं बनाया था। मतलब एक तो ये प्रॉब्लम है कि लोगों को ये लगता है रक्त बीज मतलब राक्षस, मतलब वो लोगों का खून पीता था। भैया खून कोई नहीं पीता, खून जैसी चीज कौन पिएगा? बेकार चीज है। क्यों?
क्योंकि खून में तो पता नहीं किसके खून में कितनी बीमारियां हैं। सारा बीमारियां है ही खून के अंदर। आप पैथोलॉजी लैब में कराते क्या हो? टेस्ट क्या कराते हो? खून या उसके बने हुए बाई प्रोडक्ट्स। तो खून में तो बीमारियां, आप खून पियोगे तो आप बीमार रहोगे ना। आप ठीक कैसे? आपकी तपस्या मतलब कमाल है यार। एनालॉग लाइफ का ये कंफ्यूजन है। डिजिटल लाइफ में चक्कर ही नहीं है। तो समझो और अपनी लाइफ को डिजिटल करो, डिजिटल लाइफ करो, ना कि डिजिटल कंट्रोल करो लाइफ का। कोई फायदा नहीं है, बेकार है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसमें बहुत काम हो सकता है, प्रोवाइडेड जिनकी नेचुरल इंटेलिजेंस जागृत होगी वही कर पाएंगे। बाकी सब तो आपको वही रखेंगे, बीमारी रखेंगे, क्योंकि सिस्टम में बीमार होंगे सारे के सारे। मेरा मोबाइल बढ़िया चल रहा था, ऑल ऑफ ए सडन एक नया वर्जन आया जिसको मैंने अपने माइक इसको मोबाइल को जो अपग्रेड किया, उस वर्जन लोड किया, तब से मोबाइल चलना बंद हो गया। 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, कुछ नहीं होने वाला इससे, बेकार है। अगर आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस विकसित होती है तो आपकी तो टेलीपैथी इतनी बढ़िया चलेगी, आपको किसी जी की जरूरत ही नहीं है। टेलीपैथी, लोग टेलीपैथी के चक्कर में ये कर रहे हैं, 1G, 2G, 4G, 5G बुला रहे हैं। अरे भैया बेकार है वो सब कुछ। रेत डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, पता है आपको? चिप जो है सिलिकॉन की बनती है, सिलिका मतलब जिसकी चप्पल बनती है आपकी, चप्पल आपकी जो बाथरूम स्लीपर्स है वो सिलिका के बनते हैं। सिलिका में रेत मेन कंपोनेंट होता है। अब बताओ, आपकी जिंदगी रेत हो गई और रेत हाथ में टिकी है क्या कभी? आपको रेत को आप मुट्ठी में बंद कर सकते हो क्या कभी? तो कोई फायदा नहीं है रेत के पीछे दौड़ने का, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को अगर आप डेवलप करते हो तो टेलीपैथी आपकी गारंटी चली चलाई है। कम्युनिटी बढ़ाओ, टेलीपैथी चली चलाई है। कॉन्जनियल नेटवर्क तो आपके अंदर तो है ही है। आप जो दूसरे लोगों से जुड़ते हो वो कॉन्जनियल टनल से जुड़ते हो। टीम बनती है तो कॉन्जनियल टनल ही बनाती है टीम, कॉन्जनियल नेटवर्क से ही टीम बनती है। और कॉन्जनियल नेटवर्क अगर आपका बढ़िया है तो आपकी टीम कभी फेल हो ही नहीं सकती किसी भी प्रोजेक्ट में, गारंटी। तो उसके लिए आपको कम्युनिटी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। नेचुरल इंटेलिजेंस डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी। जैसे हेल्थ, अपनी हेल्थ डिपेंडेंट है इम्यूनिटी पर, ऐसे ही नेचुरल इंटेलिजेंस डिपेंडेंट है कम्युनिटी पर। अकल कहते हैं उसको, हमारे नॉर्मल भाषा में ना उसको अकल कहा जाता था। दिमाग होना अलग बात है और अकल होना अलग बात है, एक नहीं है दोनों। जिसका कम्युनिटी लेवल हो जाएगा, एक लेवल तक क्रॉस कर जाएगा, तो अकल फिर टेलीपैथी काम करेगी आपकी। नेचुरल इंटेलिजेंस का मेजरमेंट है कम्युनिटी लेवल। और सेंस को नाम दिया गया है के सेंस, कृष्णांश सेंस, एक और ज्ञानेंद्री। जी, तो आज के लिए इतना ही। आप 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में चाहें तो आप कुछ सीख सकते हैं, योग्यता प्राप्त करने के रास्ते वो सिखाते हैं। किसी भी निश्चल टेम्पल में जाकर के आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अगले उसमें, तब तक के लिए